नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बयान के 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत दोस्त साथियों, आज बाजार की चर्चा कर लेते हैं। बाजार में क्या उथल पुथल देखने के लिए मिली, क्या बाजार कोविड से डर गया? क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि 1000 से ऊपर आंकड़ा पार हो गया है कोविड-19 का। जो ओमिक्रॉन का एक वेरिएंट है, जो कि JH1 है, उसी के अब आंकड़े देखने के लिए मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा केरल में देखने के लिए मिले हैं। इसकी अगर मतलब फैलने की दर को देखा जाए तो जो पिछले ओमिक्रॉन का एक वेरिएंट था उससे ज़्यादा है, मतलब तेज़ गति से फैल रहा है। कोविड के कारण बाजार गिर गया या डर गया या कुछ और कारण है? देखो, अगर बात करें FII-DI की, तो FII-DI ने अच्छा माल कल भी खरीदा, मतलब कल भी लगभग आंकड़ा छोटा ही रहा। 123 करोड़ का FII ने माल खरीदा, लेकिन अल्टीमेटली खरीदा। हो सकता है आज के आंकड़े डराने वाले रहें, लेकिन इतना ज़रूर है, लेकिन 24,850 के नीचे थोड़ी सी वीकनेस दिखेगी। अब बात कर लेते हैं इंडिगो एविएशन, तुम्हारा PG इलेक्ट्रोप्लास्ट और तुम्हारा सेजेलिटी लिमिटेड के बारे में। इन कंपनियों में भारी भरकम देखने के लिए मिली, बिकवाली। चर्चा करेंगे इन तीनों कंपनियों में क्यों गिरे। उसके पहले चर्चा कर लेते हैं तुम्हारा रुपया की। रुपया हमारा 85 रुपये 9 पैसे है खुला, थोड़ा सा वीकनेस के साथ खुला। अगर बात करें क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल 64 रुपये बना हुआ है। 96 रुपये सोना है, सोने में मजबूती देखने के लिए मिली, और चांदी 98 के पार पहुंच गई है, क्योंकि अल्टीमेटली जो ग्लोबली पोजीशन बन रही है वो ख़राब है। अगर बात करें जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम और मेटल की, ये थोड़ा सुस्त देखने के लिए मिले, क्योंकि जो लंदन का बाज़ार था वो बंद था, इसीलिए इनमें कहीं ना कहीं सुस्ती देखने के लिए मिली। अमेरिका के बाज़ार कल बंद थे, और उनके जो डाउ फ्यूचर, नैस्डैक फ्यूचर में 400 पॉइंट की रिकवरी देखने के लिए मिल रही है, वो कहीं ना कहीं बाज़ार को एक अच्छा साइन दे रही थी। अगर बात करें IT की, तो IT सेक्टर के पूरे ही जो इतने स्टॉक थे सभी में कहीं ना कहीं सुस्ती देखने के लिए मिल रही थी। बात करते हैं FNO की। FNO में सेबी ने जो इनकी एक्सपायरी है ना, उनके 2 दिन डिसाइड करने के लिए पूछा है एक्सचेंजों से कि भाई 2 दिन डिसाइड कर लो और फिर बता दो। ऐसा भी है कोई, मतलब कोई सोमवार को या गुरुवार को, जो भी फिक्स करोगे उसी एक दिन एक्सपायरी होगी। अब बात करते हैं इंडिगो एविएशन की। साथियों, इंडिगो एविएशन में जो कंपनी का प्रमोटर है, उन्होंने 6.78% के 6.79% की हिस्सेदारी बेची है, जिसकी कुल वैल्यू है 11,900 करोड़ रुपया। प्राइस बैंड क्या था? 5,090 रुपये के आसपास ये बेची गई है। 5400 रुपये के आसपास प्राइस चल रहा था, मतलब डिस्काउंट पे बेची है ना। अब बात करते हैं इसका पी का। तो अगर अल्टीमेटली इसकी पी की बात करें ना अपन, इंडिगो एविएशन की, तो इसका जर्नली 23 का पी मिडिल पी माना जाता है, और इसने 30 की पी प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर भी ट्रेड कर रहा है। तो जब भी कोई कंपनी का प्राइस अच्छा हो जाता है ना, जब प्रमोटर को ऐसा लगने लगता है कि यार अब तो हमें भी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, तो जर्नल बल्क डील के रूप में माल बेच देते हैं। पहला इसकी उम्मीद जताई जा रही थी कि 6,800 करोड़ के आसपास माल बेचेंगे। फिर सुबह ही खबर आती है कि 5,200 करोड़, और मतलब 11,900 करोड़, मतलब 12,000, अल्टीमेटली मोटा 12,000 करोड़ रुपए का माल बेच रहे हैं। इंडिगो एविएशन है। इंडिगो मतलब जो इंडिगो हवाई जहाज वगैरह वाली कंपनी है। फिर अगली कंपनी है PG इलेक्ट्रोप्लास्ट। 1,700 करोड़ का माल बेचा है कंपनी ने। अगर बात करें पी की, तो 76 का पी चल रहा है। अगर इसका जो मिडल पी रहता है ना, वो 52, 51, 52 के आसपास रहता है PG इलेक्ट्रोप्लास्ट का। तो जब ये हायर पी पे, तो कोई भी कंपनी का जो वैल्यूएशन है साथियों, वो उसके प्राइस से डिफाइन नहीं होता, उसके पी रेशियो से डिफाइन होता है। जब भी कोई कंपनी, अगर किसी की बात करें मोटा मोटी, कि वो 10 के पी पे चलता, अगर जनरली उसका जो प्राइस है 10 चलता था, अब वो हो गई 25, 22, 30, 25 हो गई, मान लो। एक उदाहरण बता रहा हूँ। तो क्या मानना है उस स्थिति में? उस स्थिति में ये मानना है कि ये कंपनी महंगी होगी, और उस महंगी वैल्यूएशन पे जो कंपनी के प्रमोटर हैं वो भी चाहते हैं कि यार कुछ हिस्सा तो डाइल्यूट कर लिया जाए, ठीक है। और उस समय हिस्सा बेच देते हैं नीचे, सस्ती वैल्यूएशन पा के प्रमोटर फिर खरीद लेते हैं, और फिर बाइंग आ जाती है, ठीक है। एक सेजेलिटी लिमिटेड। तो सेजेलिटी कंपनी अच्छी है PG इलेक्ट्रोप्लास्ट के मुकाबले। अगर देखा जाए इन तीनों कंपनियों में, आप ये देखो कि कौन सी कंपनी ज़्यादा बेहतर है, तो सेजेलिटी लिमिटेड सबसे अच्छी दिख रही है। हालांकि इसका भी पी रेशो ज़्यादा है, 70 का पी है, और अल्टीमेटली 40 पे भी ये ट्रेड कर रही है। साथियों, कभी भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि अगर कोई कंपनी अपनी हाई पी रेशो पे अपना हिस्सा डाइल्यूट कर रहे हैं प्रमोटर,
तो उन्हें या तो वो पैसा कहीं डालना है, या वो चाह रहे हैं कि यार अब काफ़ी हायर वैल्यूएशन हो गई, अब कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया जाए। ऐसा जनरली नहीं होता कि अगर कोई प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी डाइल्यूट कर रहा है या ऑफर फॉर सेल के जरिए माल बेच रहा है या राइट इशू के जरिए माल बेच रहा है तो समझ लो वो नुकसान होगा। नहीं, अगर पेज इंडस्ट्री की बात करें तो पेज इंडस्ट्री में 400 रुपये में उसके प्रमोटर ने हिस्सेदारी बेच दी थी, उसके बाद में पेज इंडस्ट्री 4000 पहुंच गया। तो इसीलिए जो भी मतलब लॉन्ग टाइम के निवेशक होते हैं ना साथियों, वो क्या है आपको मैं बताऊं, छोटी कंपनियों को लेना रेफर करते हैं और लेकर 10 साल के लिए रोक देते हैं। क्योंकि जब भी कोई छोटी कंपनी है, देखो आप पहले समझो, जो कंपनी 50 करोड़ से लेकर 5000 करोड़ के आसपास की रहती है ना, उसे हम स्मॉल कैप बोलते हैं। 5000 से अगर 20,000 करोड़ का मार्केट कैप उस कंपनी का है तो वो मिड कैप की कैटेगरी में आती है। और अगर वो 20,000 से अबाव फिर वो पहुंच गए, फिर वो मतलब एक तरह से लार्ज कैप में आ गए। तो जो आदमी निवेश करने के लिए कोई अच्छी कंपनी सजेस्ट कर रहा है, सोच रहा है क्या करूं क्या नहीं करूं, तो उसे जर्नली लार्ज कैप के साथ जाना चाहिए। क्योंकि लार्ज कैप कंपनियां जो भी होती हैं जिनका 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप होता है, 1.5 लाख करोड़ का, 3 लाख करोड़ का, वे कंपनियों के जीरो होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। क्योंकि वो कंपनियां क्या है ना कि हर तरह की सिचुएशन को फेस करके आई हुई हो चुकी हैं। कि उन्हें मतलब कोविड भी देख लिया उन्होंने, अलग अलग डिफरेंट सरकारें आई, उनके समय में डिफरेंट उनके रूल एंड रेगुलेशन आए, उन सबको उन्होंने फॉलो करके अपने आप को स्टेबल कर चुकी होती हैं। जो तुमने देखा होगा लार्ज कैप कंपनियां होती हैं, चाहे लार्ज कैप में आप निफ्टी 50 देख लो, सेंसेक्स देख लो या निफ्टी 100 देख लो, जो भी लार्ज कैप, जो स्मॉल कैप होती है ना, वे जनरली उन पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है किसी भी चीज़ का। इसीलिए आपने देखा होगा लार्ज कैप भागने में भी कम भागते हैं, गिरने में भी कम गिरते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप भागते हैं तो रॉकेट की तरह, गिरते हैं तो रॉकेट की तरह। आज जेंसोल इंजीनियरिंग की बात करें तो जेंसोल इंजीनियरिंग नीलबटा सन्नाटा हो गया। प्रमोटर जो मतलब जिन्होंने उसमें निवेश कर रखा था उन्हें निकलने तक का मौका नहीं मिला। मतलब ये बेचना भी चाहे तो भी नहीं बिक पा रहा, ये सिचुएशन है किसकी, जेंसोल इंजीनियरिंग की। क्यों? क्योंकि प्रमोटर की कोई मतलब गड़बड़ी सामने आ गई। उन्होंने कोई कार वगैरह का काम था, उन्होंने जितने रुपए उन्होंने बोला था कि हम इतने रुपए लेंगे और उतने रुपए की कार खरीदी नहीं, बाकी पैसे से अपना डीएलएफ के प्रोजेक्ट खरीद लिए, डीएलएफ के फ्लैट खरीद लिए दिल्ली में और तुम्हारा गुड़गांव में। अब वो कहीं ना कहीं सामने आई तो पैसे की हेरा फेरी देखने के लिए मिली। पैसे की हेरा फेरी देखने के लिए मिली तो उस पर जाँच आ गई तो कहीं ना कहीं सेबी ने प्रमोटर के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि आप इससे ना तो एग्जिट मतलब इसमें कोई ट्रेडिंग कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो। अब एनसीएलटी में मामला जाएगा, जो भी प्रमोटर को जो मिलेगा एनसीएलटी में जाने के बाद इसकी बोली लगेगी, क्या इसकी वैल्यू रहेगी, कितने पे बिकेगी, ये सब चीज़ें रहेंगी। लेकिन एक अलग प्रोसीजर है। जर्नली अगर आप निवेश करना चाहते हैं शेयर मार्केट में तो बहुत सोच समझ के निवेश करें, अपने वित्तीय सलाहकार से बिना पूछे ना करें। नहीं तो ये मार्केट ऐसी है कि इसमें दो धारी तलवार होती हैं, आगे को भी उतना ही चलती है, पीछे को भी उतना ही चलती है। अगर आपका दाव अच्छा बैठ गया तो समझ लो कि आपकी बल्ले बल्ले, और अगर पीछे को बैठ गया तो तुम्हें भी ले मारेगा। इस मार्केट में शेयर बाजार में क्रीज पे बने रहना बहुत जरूरी। क्रेज क्या है? मार्केट में आपका पैसा नहीं बना कोई बात नहीं, आप बने रहो, मतलब मार्केट से बाहर ना हो। अगर आप मार्केट से बाहर हो गए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, केवल बैठ कर देखोगे। जिस तरह से क्रिकेट है सेम तरह मार्केट है, क्रिकेट की क्रेज पे बने रहो। लॉस हो रहा है कोई बात नहीं, एफएनओ ना करें, इंट्राडे ना करें, क्योंकि जर्नली बहुत कम ही रेयर केस में होता है जो एफएनओ और इंट्राडे में लोगों को फ़ायदा हो, नहीं तो नहीं होता। क्योंकि जो सेबी का डाटा बोलता है वो 99% डाटा बोलता है कि 99% के आसपास से जो एफएनओ करते हैं उनमें लॉस होता है। अब 1-2% है जिन्हें प्रॉफिट होता है, लेकिन 1-2% में हम नहीं है, इसलिए घबराए नहीं। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप की जो शांति वार्ताएं चल चल के ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, और जो रसिया के पुतिन साहब हैं उनका अलग नहीं मान रहे। उन्होंने बात करी, उधर उन्होंने अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया यूक्रेन के ऊपर। अब वही जैसे कि रूस को भी मालूम है ये चीज़ें, और ऑल ओवर वर्ल्ड को मालूम है कि अमेरिका इनके ऊपर सैंक्शन लगाएगा। ठीक है, इधर इजराइल का और तुम्हारा ईरान वाला मामला उठल ही रहा है, मतलब वो अलग नहीं मान रहे। देखो पहली बात तो क्या है कि जो क्रूड ऑयल है ना, क्रूड ऑयल लगभग जिस स्थिति में बना हुआ है वो क्यों नहीं ऊपर हो पा रहा, उसका कारण है उधर रसिया सस्ते में बेच रहा है। ओपेक्स कंट्रियों ने बोल दिया हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, मतलब अपनी जो निकालने की क्षमता है उसे बढ़ा रहे हैं। अमेरिका में ऑलरेडी है ही, ठीक है।
और गोल्ड अभी जो सिचुएशन बन रही है ना, जो तनाव है, उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन जो चल रहा है ना, उसके कारण गोल्ड कभी तुम्हें दिखता है 500,000 ऊपर, कभी 500,000 नीचे। अब डॉलर इंडेक्स, जैसे अभी बात करें जापान की, अगर जापान और जर्मनी के बीच में बात की जाए ना, जर्मनी का ज़्यादातर विदेशों में निवेश है एज द जापान के। जापान को उसने पीछे छोड़ दिया है जर्मनी ने। इसका इफेक्ट देखने के लिए आया बॉन्ड यील्ड पे। बॉन्ड यील्ड अमेरिका की थोड़ा सा बढ़ेगी, तो स्वाभाविक है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हाँ, एक चीज़ हो रहा है कि अमेरिका के जो डॉलर इंडेक्स है, जो बास्केट ऑफ करेंसी होती है जिससे ऑल ओवर विश्व में ट्रेड होता है, तो इसका डॉलर पर इफेक्ट पड़ेगा। डॉलर इंडेक्स लगभग 1 सवा महीने के लास्ट अपने निचले स्तर पर चल रहा है 98 रुपये के आसपास, जो इमर्जिंग मार्केट के लिए अच्छा है। अब डोनाल्ड ट्रंप के बयान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या बयान देते हैं, उस बयान का क्या मायना निकलता है और बाज़ार उसको किस तरह से लेते हैं। जैसे अभी उन्होंने परसों एक बयान दे दिया कि मैं यूरोपियन यूनियन से हमारी डील नहीं हुई है, तो मैं 50% का टैरिफ लगा दूँगा 1 जून से। फिर पलट गए, बोले नहीं नहीं नहीं, वो तो मैं तो 9 जुलाई से लगाऊंगा। तो वो डेट भी पास आ रही है। देखते हैं कि ये मामला कहाँ तक जाकर सुधर कर आता है। चावल का क्राइसिस चल ही रहा है जापान में, उसको कौन पूर्ति करता है, ये भी एक विषय देखने लिए होगा। अगर बात करें ऑल ओवर मार्केट के नज़रिए से, तो देखो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, और इसकी जो फैलने की रफ्तार है ना, वो पिछले वेरिएंटों से ज़्यादा है। तो प्रयास करें कि अपने आप को ज़्यादा, अगर ज़रूरी ना हो तो अपने आप को कहीं ना अक्षय कुमार बना के ना घुमाएं, साइलेंट रहें, एकांत में रहें, ज़रूरत हो तो जाएं, नहीं तो नहीं जाएं, और आइसोलेट रहें। दूसरे आदमी अगर किसी को ऐसी वेरिएंट हो भी गया है, अगर बात करें कि किस किस तरह की इनके अंदर मतलब बॉडी के अंदर क्या सिम्टम्स दिख रहे हैं। देखो, अगर जैसे बुखार आना, नॉर्मली शरीर टूटा टूटा सा महसूस होना, दर्द होना, आँखों में ऐसे ऐसे करके जलन महसूस होना, है ना, ऐसा जैसा अपन अंगड़ाई लेते हैं मीठा मीठा फील होना, है ना, इस तरह से जो सिम्टम्स हैं वो देखने के लिए मिल रहे हैं। तो कोविड के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। अभी जो दिल्ली, गाज़ियाबाद हमारा सबसे इनमें आ रहा है सामने, केरल में सबसे ज़्यादा केसेस देखने के लिए मिल रहे हैं। अभी केरल से याद आया, केरल के पास में एक टैंकर पलट गया था, तो उसमें जो समुद्र के अंदर केमिकल वगैरह का फैलने का खतरा है, तो वहाँ पे हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है केरल गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई कोई भी समुद्री मछुआरा है वहाँ पे मछली मारने ना जाए। कारण है कि वहाँ पे एक टैंकर था, वो पलट गया था। उसके पलटने से जो उसके अंदर से रिसाव हुआ है वो कहीं ना कहीं पानी पे है। जब तक उसकी सफाई नहीं हो जाती तब तक वहाँ पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऑल ओवर बाज़ार के प्रोफेसर देखो, जिन कंपनियों के रिजल्ट अच्छे हैं, जिन कंपनियों का फंडामेंटली बिजनेस अच्छे हैं, उनमें निवेश करने में कोई बुराई है नहीं। ठीक है, जो कंपनी आपको पता है कि यार इस कंपनी का धंधा आने वाले 10 साल में 20% CAGR से बढ़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो कंपनी खुद लॉस मेकिंग है, अच्छा होता क्या है कि जो कंपनी 30-30, 40-40% करेक्ट हो जाती है, लोग बाग सोचते हैं अब ये कंपनी ख़त्म हो गई ना। अच्छी कंपनी भी 30-30, 40-40% गिरती हैं, वो नॉर्मल करेक्शन भी माना जाता है। और जो अगर सही वैल्यूएशन की बात करें, तो जो अगर सही वैल्यूएशन 30-40% गिरने के बाद आपको जो कंपनी उठाओगे ना, वो आपको 2 गुना 3 गुना का रिटर्न देगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। पर आपको अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही डिसीजन लेना है। फाइनेंशियली जो भी डिसीजन लें, अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ कर लें। और जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, मैं आपसे ऐसे सजेस्ट करूँगा कि आप अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर कराएं, अपनी फैमिली का ज़रूर कराएं। अगर आपको मेरे साथ हेल्थ इंश्योरेंस कराना है तो स्टार हेल्थ के साथ आप करा सकते हैं। जो मेरे को कमीशन मिलता है वो मैं आपसे नहीं लूँगा, एजेंसी मेरे पास में है, आप खुल के नो डाउट। अगर आपको मतलब शेयर मार्केट में अकाउंट, डीमेट अकाउंट खुलाना, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक है, उस पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर डाल के कंटिन्यू कर सकते हैं। शेर खान के साथ में आप डीमेट अकाउंट खुला सकते हैं। मेरी ब्रांच में खुलेगा, मैं जो भी मतलब आपका मोरल सपोर्ट होगा वो करूँगा जहाँ तक हो सकता है। मतलब अब वित्तीय डिसीजन जो भी लें, अपना पूछ के, बिना फाइनेंशियल डिसीजन वित्तीय सलाहकार के ना लें। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।